तो मेरी बात समझ में आई पूजा आपको? आप अगर प्रैक्टिस लगातार कीजिएगा तो लिखना आ जाएगा। देखिए बाकी बच्चे भी सीख रहे हैं, इन्होंने भी कभी रूलिंग कॉपी पे नहीं लिखा है, लेकिन अब चूंकि डिमांड वही है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से आ जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। चलिए थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय पूंजीपति वर्ग के योगदान की आलोचनात्मक रूप से विस्तार से चर्चा करें। चलिए ठीक है, चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय पूंजीपति वर्ग ने राष्ट्रवादियों और औपनिवेशिक शासकों दोनों का साथ देने की कोशिश में दोहरी भूमिका निभाई। वेरी गुड। भारतीय पूंजीपति वर्ग में कांग्रेस का समर्थन करते थे, लेकिन जन आंदोलन के समय वे बेहद हिचकते थे। अच्छा, हिचकते थे, ठीक है। और सरकार के पक्ष में दिखना चाहते थे। हाँ ठीक है, चलिए। हालांकि हिचकने वाली बात जो है, इसको थोड़ा सा शब्द को इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं। सशंकित थे, ठीक है, या कतराते थे, ये लिख सकते हैं। बेहद हिचकते थे, ये भी वर्ड ये इस तरह का जो विशेषण है ये ना लगाया करें आंसर में। बेहद, सबसे अच्छा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 की में स्थापना हुई, जिसमें पूंजीपतियों ने वित्तीय सहायता भी के बाद क्या है, की, ओके, सहायता की, ठीक है, वेरी गुड। और उसमें शामिल भी हुए, लेकिन बहुत अधिक वित्तीय सहायता नहीं की। अब ये क्या बात हुई? ये लाइन फिर वही बात है कि आपने अच्छा लिखा, फिर ये इसकी आवश्यकता नहीं थी। शामिल हुए, बहुत सहायता की, सहायता नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे सब पूंजीपति, जमनालाल बजाज, बड़े मेहता, लाला शंकर लाल जैसे कुछ पूंजीपति वर्ग और व्यक्तिगत तौर पर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। जीडी बिरला, अंबालाल साराभाई जैसे पूंजीपतियों ने कांग्रेस जुड़े फंड की जगह कोष लिखी, ठीक है, में चंदा दिया। लेकिन कुछ ऐसे पूंजीपति जिन्होंने अपने लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के विरोध थे, जो सरकार से दुश्मनी मोल लेता और व्यवसायिक गतिविधियों को बाधित करता है, ठीक है। बड़े पूंजीपति आमतौर पर स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध रहे। ये कैसे रहा, जरा देखो। 19वीं शताब्दी के अंत तक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस की ओर आकर्षित हुआ, तो कांग्रेस भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में पूंजीपतियों की बात मानी। वो कौन सी बात मान ली इन्होंने, फिर देखते हैं। अंततः कहा जा सकता है कि नहीं, तो इसको एक्सप्लेन कीजिए ना आप, कौन सी बात मानी। यहाँ पे आपका प्रश्न का डिमांड ये कर रहा है, उनकी भूमिका है उसकी आलोचनात्मक, मतलब आलोचना के साथ व्याख्या करनी है। मतलब जो अच्छे काम है उसको भी तो दिखाइए आप, ठीक है। पंडित के अलावा और उन्होंने क्या क्या किया। चलिए कोई नहीं, इसको एक औसत, ये भी अधूरा है आपका, जो ये प्रश्न है अधूरा है, लेकिन प्रयास अच्छा है। उत्तर आपका अधूरा है, लेकिन प्रयास सराहनीय है, ठीक है। चलिए, हाँ डिम्पल बताइए। हाँ ठीक है, अब आपका, चलिए दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। कोई नए बच्चे भी आए क्या? कुलदीप भी आ गए, चलिए उनको भी बुला लीजिएगा। क्या नाम है, एक और लड़की है स्टूडेंट, सोनिया का भी एक आंसर है, ठीक है। चलिए, अब बारी बारी से देखते हैं। कुलदीप का अब आंसर चेक कर लेते हैं जरा सा।
क्या है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, मुझे दिख नहीं रहा है। यज्ञ लिखा हुआ है या क्या लिखा है भाई? योग का महत्व। देखिए कुलदीप, आप थोड़ा सा हैंडराइटिंग में काम कीजिए, आप लिख नहीं रहे हैं। लिखिएगा तो थोड़ा सा हैंडराइटिंग में भी सुधार आएगा। देखिए रतन का आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रतन है, जिनके हैंडराइटिंग में काफी सुधार आया है, और गलतियां भी अब बहुत ना के बराबर हो रही है। पिछली पिछले जो क्वेश्चन है हमने उसको जो चेक किया है, उसमें रतन की गलतियां ना के बराबर है। आधुनिक युग में योग योग का क्या महत्व बढ़ गया। ओके, इसके बढ़ने का कारण, देखिए क्वेश्चन मैंने ये नहीं दिया योग का महत्व, तो आप लोग क्वेश्चन को ही चेंज कर दे रहे हैं। उसके व्यक्तिगत स्तर पर, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक स्तर पे इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है, इसका वर्णन करना है, केवल योग का महत्व नहीं दिखाना है। हालांकि अब जो क्वेश्चन होगा वो आपका जो चेक हो रहा है वो केवल योग के महत्व है, क्योंकि आपने हेडिंग ही डाला है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। आधुनिक युग में योग का महत्व बदल गया है, और इसके बढ़ने का कारण व्यस्तता और मन की व्यग्रता है। अच्छा, ठीक है। आधुनिक मनुष्य को आज योग की ज्यादा आवश्यकता है, जबकि मन और शरीर अधिक तनाव, वायु प्रदूषण तथा रोगग्रस्त हो चला है। तमाम तरह की जो जीवन शैली है, ये जीवन शैली के कारण मनुष्य रोगग्रस्त हुआ है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जीवन शैली। जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है, हमारा खान पान, उठना बैठना, तमाम तरह की व्याधियां जो है, व्याधियां का मतलब बीमारी जो है वो व्यसन के कारण हुई है। जीवन शैली में जो परिवर्तन आया है, में परिवर्तन, ठीक है, हो चला है। महत्व खत्म। अरे तो इसमें आपने योग का महत्व कहाँ लिखा? योग के महत्व के बारे में लिखना है ना, फिर आपने प्रभाव पे उतार दिया। अच्छा चलिए, महत्व इतना ही लिखा आपने, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, यहाँ ये अधूरा है अभी, ये अधूरा है। ठीक है, योग का प्रभाव, चलिए, जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से, चलिए ठीक है। योगाभ्यास के नियमित अभ्यास से मेरुदंड, अच्छा, मेरुदंड सुदृढ़ बनता है, ठीक है, जिसमें शिराओं और धमनियों को आराम मिलता है। शरीर के सभी अंग अंग क्या है, व्यायाम सुचारू रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, प्राणायाम द्वारा प्राणायाम, ये क्या है, शरीर के अणु अणु तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिससे जिससे आवश्यक एवं हानिप्रद द्रव्य नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल होते हैं। तो ये हो गया शारीरिक, ठीक है। विषाक्त, क्या निम्नलिखित होते हैं, क्या लिखा आपने, विषांक, विशेष, अच्छा, निम्नलिखित होते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा आपने, इसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे। थोड़ा साफ और स्पष्ट और बड़ा लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर को अगर इतना मेहनत जितना मैं कर रहा हूँ, ये नहीं करने वाला। कोई भी एग्जाम में एग्जामिनर इतना मेहनत नहीं करेगा। उसे 15 मिनट में एक कॉपी चेक कर लेना होता है, मैं 15 मिनट में एक आंसर चेक कर रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है ना। डिम्पल शेखर रतन की तरह या फिर पूजा की तरह, देखिए आप तो ये लोग स्पष्ट लिख रहे हैं, थोड़ा सा गैप बनाइए और उसको लिखिए, ठीक है। निम्नलिखित होते हैं, क्या है, प्राणायाम और ध्यान में मस्तिष्क मस्तिष्क आम लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा, क्या है, ज्यादा त्रिपाक्षी, पता नहीं क्या लिख रहे हैं आप यहाँ पे, ये समझ में भी नहीं आ रहा है मुझे।
और शक्तिशाली बनता है। ठीक है, कुछ बनता है अपेक्षाकृत ज्यादा शक्तिशाली होगा शायद, क्रियाशील होना चाहिए यहाँ पे, शायद शायद आपने क्रियाशील लिखा होगा, क्रियाशील और शक्तिशाली बनता है। योग को जहाँ शरीर की ऊर्जा, क्या है, शरीर की ऊर्जा जागृत होती है। देखिए ऊर्जा, देखिए अब आपने ये जो लिखा और यहाँ लिखा, देखिए कितना अंतर आ गया। ठीक है, वही हमारे मस्तिष्क के आंतरिक भाग में छिपी रहस्यमय शक्तियों का उदय होता है। जिस जीवन की सफलताओं, सकारात्मक ऊर्जा मस्तिष्क की शक्ति की जरूरत होती है, जो सिर्फ हमें योग से मिल सकती है। अच्छा, देखिए यहाँ पे सिर्फ ना लगाइए, और भी टेक्निक है, केवल ऊर्जा योग ही नहीं है। ठीक है, योग करते रहना का प्रभाव यह होता है कि शरीर, मन और मस्तिष्क के ऊर्जावान बनने के साथ साथ अपनी सोच भी बदलती है। अच्छा, सोच कैसे बदलती है भाई? तब तो बाबा रामदेव की सोच बदल जानी चाहिए थी। चलिए, सोच को बदलने में आपका जीवन भी बदलने लगता है। ठीक है, योग से सकारात्मक सोच का विकास होता है। ठीक है, तो आप बार बार सोच पे बात कर रहे हैं, और इसको अपना 3 लाइन में, एक योग करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, ये आप कह सकते हैं 1 लाइन में। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये अनावश्यक लाइन हो गया इतना। चलिए मैं इसका अभी जस्ट आप लोग से डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, योग है तो सुयोग है, योग नहीं तो कुयोग है। अच्छा, अब योग के फायदे बता रहे हैं आप। मांसपेशियों का, ये तो अपने ऊपर बता दिया ना। पाचन तंत्र, आंतरिक अंग मजबूत करता है। अस्थमा, अस्थमा, ओके, अस्थमा का इलाज करता है। त्वचा को चमकाने में मदद करता है। क्या बात है, चमकाने में नहीं, चलिए ठीक है भाई। कोई बर्तन तो है नहीं त्वचा जो चमक जाएगी। मन और विचार नियंत्रण में, मन और विचार नियंत्रण में मदद करता है। नियंत्रण में लाने में, या नियंत्रित करने में मदद करता है। इसको लिखिए, नियंत्रित, नियंत्रित करने में मदद करता है। तनाव करने में, तनाव करने में नहीं, नहीं, तनाव दूर करने में ना, तनाव दूर करने में। ठीक है, वजन घटना, घटाने में, घटना नहीं, वजन घटाने में, वजन घटाने में। ठीक है, निष्कर्ष, योग एक बहुत ही उपयोगी अभ्यास, क्या है, अभ्यास है, जिसे करना बहुत आसान है, और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जो आज के जीवन शैली में सामान्य है से छुटकारा करने में मदद मिलता है। ठीक है, आप इसको थोड़ा मैं ये कहूंगा कि समझ जो है, ठीक है, लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, जी सर। समझ में कोई दिक्कत नहीं है आपकी, ठीक ठाक लिखा है आपने, लेकिन बहुत सारी गलतियां हैं, लिखावट में थोड़ी अभी स्पष्टता नहीं है। ठीक है, तो लिखने का प्रयास करें उसको, और प्रश्न की मांग के अनुरूप अपना उत्तर लिखें। ठीक है, ओके। नहीं, राइटिंग सही, देखिए कुलदीप ऐसा है कि अगर आप एक दिन लिखिएगा और 4 दिन नहीं लिखिएगा, जैसे मेरे साथ भी होता है कि
अगर मैं 10 दिन मैंने गैप कर दिया तो आंसर में क्वालिटी जो लिखावट है वो बदलने लगती है। फिर डेली जैसे आप हर दिन खाना खाते हैं, आपको डेली लिखना होगा, कम से कम 5 पेज 10 पेज आपको लिखना पड़ेगा। यार मेरी हैंडराइटिंग सही हो सकती है तो आपकी तो बिल्कुल हो जाएगी। नहीं आएगा बिल्कुल, आप धीरे धीरे लिखिए, आराम आराम से बैठा बैठा के लिखिए, एकदम शांत होके लिखिए। रतन का देखिए सुधार आ गया। अगर आपको नहीं यकीन हो रहा है तो आप रतन से आप उसका एक आंसर ले लीजिए, देखिए रतन ने लास्ट जो आंसर लिखा है उसमें कितना सुधार आया है। भाई मेरा हैंडराइटिंग भी बहुत खराब हुआ था, आपका तो फिर भी बहुत अच्छा है। मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही खराब था क्योंकि मैं मीडियम अपना चेंज करके आया था ना, इंग्लिश से सीधा हिंदी में आया, तो मुझे हिंदी लिखना ही नहीं आता था। तो प्रैक्टिस से करत करत अभ्यास के, जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के, सिर पर पड़त निशान। अर्थात अगर आप कंटिन्यू मेहनत करेंगे तो पत्थर पे, जब वो कहते हैं ना कुएं के मेड़ के पास में रस्सी का निशान पड़ जाता है, रस्सी पत्थर के पर निशान डाल सकती है, तो आप तो इंसान है। ठीक है, तो खाली आपको लगन, मेहनत और लगन से काम करना है। चलिए। और कोई? चलिए, तो अब इनका चेक कैसे करें? रतन आप एक काम कीजिए, कुलदीप को अपना एक जो लास्ट आंसर था उसको सेंड कीजिए। ठीक है, और चलिए देखते हैं और किसी का कोई आंसर। नहीं, ये तो हो चुका। और किसी का कोई आंसर? मानव जब जोर लगाता है पत्थर भी पानी नहीं, पत्थर पर निशान बनता है रतन, पत्थर पर निशान बनता है, पत्थर पानी नहीं बनता है। चलिए सोनिया भी आ गई है, चलिए बहुत 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 आप लोगों को बधाई हो। नहीं तो फिर मेरी डबल मेहनत हो जाती। एक मिनट रुकिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, अरे चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं चलिए, जो जो हो जा रहा है उसको रिपीट हो जा रहा हूँ। ठीक है, बात बन जाए। हाँ, इसका है, इसका है। चलिए सुनिए, अब आपका चेक कर लिया जाए। ये आपको दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जल्दी से कमेंट कीजिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? अरे कोई तो कमेंट कर दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। अच्छा सोनिया म्यूट करो, ओके। म्यूट म्यूट म्यूट, एक सेकंड रुकिए। चलिए म्यूट हो गया। चलिए, हाँ अब आते हैं मानव स्वास्थ्य। एक सेकंड, मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व पर चर्चा करें और बताएं कि किस तरह से यह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से मानवता को प्रभावित करता है। देखिए कुलदीप, ये एक प्रश्न था, ठीक है, तो प्रश्न के अनुरूप ही आपको आंसर देना है। चलिए अब देखते हैं सोनिया का आंसर। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम स्वयं के साथ और ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ, स्वयं व ईश्वर के साथ, स्वयं, स्वयं के साथ नहीं, स्वयं और ईश्वर के साथ जुड़ाव
जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ाव महसूस करते हैं। प्राचीन काल में से ही योग का मानव जीवन में अत्यंत महत्व रहा है। भारत ने विश्व स्तर पर योग के महत्व को समझाया है। योग शरीर ऐसे होगा कि अनेक विकार दूर करने में सहायक सिद्ध हुआ है। योग के द्वारा मानव चित्त को शांत और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता मिली है। ठीक है, योग के महत्व को प्रसारित करने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। योग विदेशों में भी योग के महत्व को स्वीकार किया गया है। ये सब अनावश्यक बात है। महत्व को स्वीकार किया गया, ठीक है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं। ठीक है, अनेक देशों, हालांकि ये लाइन सही है लेकिन यहाँ पर फिट नहीं बैठ रही है। लाइन बिल्कुल सही है लेकिन उसकी प्रासंगिकता यहाँ नहीं है। अनेक देश ऐसे हैं जो क्या है, आक्रामक तरीके से दूसरे देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, और मारकाट में विश्वास रखते हैं। उनके लिए योग अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। चलिए, चाइना या पाकिस्तान। चलिए, मुझे लगता है सोनिया चूंकि एक शूटर है, प्रोफेशनल शूटर है, तो शूट करने में विश्वास रखती है। चलिए, हमेशा उनके टारगेट में चाइना और पाकिस्तान रहते हैं। चलिए, क्योंकि योग शांति की भावना को जागृत करता है। वर्तमान समय में, ये अनावश्यक लाइन है ये वाली, ठीक है, ये जो है ये अनावश्यक लाइन है। वर्तमान समय में महामारी के दौरान भी योग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मानव जीवन को संतुलित करने में। ठीक है, तो ये शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक स्तर पर अगर जो काम है वो उसका तो आपने व्याख्या ही नहीं किया है। देखिए, आप लोग की शिकायत ये होती है कि आप लोग तो सही लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि उस प्रश्न, अगर प्रश्न किया गया है भाई समोसा का और आपने पिज्जा डिलीवर कर दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ भी आपके वही चीज है कि डिमांड जो किया गया है वो आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सुखिना ठीक से लिखिए। सर्वे संतु निरामया का संदेश देने वाला भारत देश ने योग को प्रचारित और प्रसारित किया है। और विश्व स्तर पर क्या, विश्व स्तर पर योग को प्रचारित किया है। लाइन उल्टी लिख रहे हैं आप, स्टार्टिंग यहां से होना चाहिए। समुच्चय, समुच्चय नहीं, समुच्चय होता है, ऐसे होता है समुच्चय। ठीक है, समुच्चय विश्व में योग के माध्यम से शांति व भाईचारे की भावना को भारत विकसित कर अपने महत्व को, अरे भाई यहाँ पे डिप्लोमेसी नहीं दिखानी है, पर हैंडराइटिंग थोड़ा आपके लिए कमेंट है। और अधिक लिखने का प्रयास करें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। जो मैं काट रहा हूं उससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना ही डिमोलाइज होने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि लिखना कैसे है। अभी मैं कुछ देर में आपको थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और चेक कर लूं, उसके बाद आप लोगों को 2-3 क्वेश्चन ड्रिल कर दूंगा। ठीक है, उससे आपको मैं पीडीएफ भी भेज दूंगा इसका, जिससे आप लोगों को बहुत ही मतलब अब लिखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, आज का क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अरे, ये क्या हो रहा है?
चलिए, अभी डिम्पल का एक बचा हुआ है और एक शेखर का बचा हुआ है। अब डिम्पल पे आते हैं। डिम्पल, आप देख पा रही हैं डिम्पल अपना? हाँ चलिए ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्लिक कटे नहीं। एक सेकंड, कट तो नहीं रहा ना? तुम निभाता एंड निभाया, हाँ ठीक है चलिए। अच्छा, मानव स्वास्थ्य के लिए योग पर चर्चा कर रहे हैं। योग के महत्व पर चलिए पहले चर्चा करनी है और यह बताना है कि शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से मानवता को प्रभावित करता है। कैसे? योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, जिसका इसका इसका नहीं जिसका जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के शरीर और चेतना का मिलन या एकजुट होना। वेरी गुड, वेरी गुड। जोड़ना तो है, लेकिन अगर आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग देखिएगा तो शरीर और चेतना का मिलन है। एग्जैक्ट मीनिंग ये है। जोड़ना भी एक शब्द है, योग का मतलब ही होता है जोड़, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो यही है। चलिए, बहुत अच्छा। मानव जीवन को सकारात्मक और ऊर्जावान बनाए रखने में योग का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। योग शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य और शांति के लिए अपनाया जाता है, ठीक है, जाता है। चलिए, जाते हैं। चलिए, जैसे योग करने से चित्त प्रसन्न, मस्तिष्क का सक्रिय होना, शरीर की ऊर्जा में वृद्धि, बीमारियों में उपयोगी, मानसिक तनाव से छुटकारा आदि। शारीरिक स्वास्थ्य तो हर किसी के लिए जरूरी है। हर किसी की नहीं, सभी के लिए, सभी के लिए जरूरी है। ऐसे में चाहे बच्चा हो, युवा हो। देखिए, जब सभी लिख दिया यहाँ पे आपने या हर किसी को लिख दिया आपने, तो फिर ये सब लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। और सभी ने बूढ़ा, बूढ़ा नहीं, वृद्ध। अगर ये लिखना भी है तो वृद्ध लिखिए, बूढ़ा शब्द उचित नहीं है यहाँ पे। ये लाइन ठीक नहीं है, ठीक है, इसको काटिए। सभी के लिए जरूरी है, बस यहां से ठीक है आपका, ठीक है। चलिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग को वरदान माना गया है। वर्तमान समय में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, ऐसे समय में भी लोगों ने योग के माध्यम से अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं, ठीक है। महत्व बता रहे हैं आप, ठीक है। चलिए, वर्तमान समय में अधिक शारीरिक और भावनात्मक इच्छाएं लगातार जीवन के अनेक क्षेत्रों पर भारी हो रही है, हो नहीं रही है, पड़ रही है। परिणामतः अधिक चिंता, अनिद्रा जैसे शारीरिक और मानसिक तनावों से पीड़ित रहते हैं। योग की ध्यान प्रक्रिया, प्रक्रिया नहीं, क्रिया, चेतना का विकास। योग की ध्यान क्रिया जो है, चेतना का विकास और आंतरिक ऊर्जा में की वृद्धि करती है और काफी हद तक तनाव एवं काफी हद तक छोड़िए एवं तनाव से मुक्ति दिलाती है। भावनात्मक उथल पुथल का प्रमुख कारण है दैनिक जीवन में तनाव को संभालने में असमर्थता। हाँ बिल्कुल, मतलब कि आपकी जो जो क्या कहें, तनाव को क्या कहते हैं हम लोग, काफी जो प्रेशर है, प्रेशर को हैंडल करने की जो मैनेजमेंट है वो लोगों में नहीं है। तो योग क्रिया से हम वो सीखते हैं, प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए। स्ट्रेस, हाँ ठीक है, हाँ स्ट्रेस, प्रेशर नहीं स्ट्रेस, हाँ ये उचित शब्द होगा। चलिए, थैंक्स, लेकिन लेकिन असमर्थता। लेकिन अब यहाँ पे ये लाइन होगा, लेकिन यौगिक ज्ञान के अनुसार अस्पष्ट भावनाओं से निपटना आसान है। इसका रहस्य आपके मन और शरीर और सांस में है। कुछ योग आसन हैं जो तनाव दूर करने में, भावनाओं को दूर करने में मदद करते हैं, जैसे हाँ, एक मिनट रुकिएगा।
हेलो। हाँ, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी यहाँ पे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? हाँ, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, देखिए डिम्पल ऐसा है, जानो शीर्षासन, इसका तो नाम नहीं सुना मैंने, खैर चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो भुजंग आसन तो सुना है, उत्तान आसन भी सुना है, शिशुआसन भी सुना है, ये जानो शीर्षासन क्या है? चलिए, हम्म, इसमें देखिए ऐसा है, ये भी इसको कहा जा सकता है अच्छा है, ये एक अच्छा प्रयास तो कहा जा सकता है, लेकिन कुछ कमियां हैं अभी भी। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं इसमें ये शेयर करके बताऊंगा। ठीक है, हालांकि मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो सबसे अच्छा परफेक्ट होगा ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आप चीजों को इससे ले सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। आंसर का कोई परफेक्ट जो जो एक है ना कि एकदम परफेक्ट फॉर्मेट होगा, जो यूपीएससी को, तो ये तो केवल यूपीएससी को पता होगा, हम लोग इसमें केवल सुधार कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक अच्छा प्रयास है, तो इस पे थोड़ा सा और इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन इसी तरह से आप कंटिन्यू बनाए रखिए। अगर कुल मिला के कहें तो अच्छा प्रयास है, और प्रयास करें। ठीक है, चलिए, अब आते हैं शेखर के। अब रुकिए, अब मुझे देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आप लोगों को शेखर का थोड़ा सा डाउनलोड करना है मुझे। शेखर कहाँ है आपका? ये शेखर का, वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी कर रहा हूँ। हाँ, शेखर दिखाई दे रहा है ये? हाँ सुनिए, आप भेजिए अपना पॉलिटी का आंसर भेजिए। ये आपको दिखाई दे रहा है एक मैंने, रुकिए, पीडीएफ है, चलिए, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये शशांक? हाँ सुनिए, आप लेकिन ग्रुप में पीडीएफ में भेजिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, चलिए, चलिए। अरे, आप लोग बार बार कमेंट कीजिएगा तो कैसे होगा? सर मैंने अभी पीडीएफ नहीं बनाया, तो आप सुनिए, आप ऐसा कीजिए, आप शेखर को भेज दीजिए, शेखर अभी पीडीएफ बना के भेज देंगे मुझे। ठीक है, चलिए।
क्योंकि फिर चेक नहीं कर पाऊंगा वैसे। ये है शेखर का एक क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय पूंजीपति वर्ग का योगदान। अच्छा ठीक है, चलिए आलोचनात्मक रूप से करना है। देखिए ऐसे ये चीज बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आंसर जब भी लिख रहे हो इस तरह की चीजों से बचिए। देखिए स्टार्टिंग में ही गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इस तरह का जब आप ये प्रारंभ कर रहे हैं आंसर को, अपने उत्तर को, तो इस तरह का ये ग्रेजुएशन पीरियड में तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन यूपीएससी में बिल्कुल नहीं, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में पूंजीपति वर्ग का योगदान स्वाधीनता आंदोलन के विभिन्न चरणों में विविधतापूर्ण रहा। वाह, बहुत अच्छा लाइन है, वेरी गुड। जमनालाल बजाज, ये वाडीलाल मेहता उद्योगपति स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे तथा, हाँ ठीक है ये, तथा उन्होंने अनेक राष्ट्रवादी, देखिए इस तरह के जो वर्ड है उसको एक साथ लिखा कीजिएगा, वर्ड को कभी भी आधा अधूरा नहीं काट के रखिएगा। अनेक के बाद यहां से लिख दीजिए पूरा, ठीक है, ये आधा अधूरा नहीं लिखिएगा कभी भी। आंदोलन में भाग लिया, जीजी बिरला, मलाल साराभाई इत्यादि जैसे अन्य पूंजीपतियों द्वारा कांग्रेस को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई, बिल्कुल करवाई गई, जबकि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया था, ठीक है, वेरी गुड। जबकि इनके अलावा कुछ अन्य पूंजीपतियों द्वारा का विरोध भी किया गया। अधिकांश प्रारंभिक भारतीय उद्योगपति व्यापारी थे, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश व्यवसायियों क्या लिखा है, ब्रिटिश व्यवसायियों हेतु, ये लाइन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मुझे, अपने ब्रिटिश व्यवसायियों, व्यवसायिक होना चाहिए यहाँ पे, व्यवसायिक सहयोगों की भी भूमिका निभाई, जिन्होंने ब्रिटिश व्यवसायियों के सहयोगों की भी भूमिका, नहीं ठीक है, आपका लाइन ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ने में थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था, जिन्होंने ब्रिटिश व्यवसायियों के सहयोगियों की भी भूमिका निभाई, ठीक है, ठीक है शेखर, उनके, और ये गलत नहीं है, सही है यहाँ पे, ठीक है, ओके, माय मिस्टेक। और उनके ब्रिटिश पूंजीपतियों के मध्य सामंजस्य संबंध भी थे, ठीक है, हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय पूंजीपतियों ने अपनी स्वतंत्रता का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि उस समय तमाम तरह की व्याधियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ को कम कर दिए थे। व्याधि मतलब बीमारी होता है, ठीक है, ये वर्ड गलत होगा। प्रारंभ में भारतीय व्यवसाय द्वारा कांग्रेस को वित्तीय सहायता दी जाती थी तथा कांग्रेस की स्थापना के समय इसकी सदस्यता भी ग्रहण की, वेरी गुड। असहयोग आंदोलन के दौरान पूंजीपति वर्ग एक वर्ग ने पुरुषोत्तम दास भी शामिल थे, स्पष्ट रूप से, कॉमा लगेगा यहाँ पे, स्पष्ट रूप से स्वयं को आंदोलन का विरोधी घोषित किया। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया तब उनके द्वारा कांग्रेस और ब्रिटिश मध्यस्थता भी की गई, हाँ ठीक है। तो आलोचना, पूंजीपतियों ने भारतीयों के दीर्घकालिक हितों की पहचान की और एक साझे मोर्चे की आवश्यकता के समय उनके साथ संगठित भी रहे। हालांकि इसके साथ साथ उन्होंने अपने व्यवसायिक हितों की सुरक्षा की दिशा में भी कार्य किया। तो देखिए शेखर आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन पैराग्राफ को में लिखना है आपको, कम से कम एटलीस्ट 3 पैराग्राफ, अगर 150 शब्द का है तो 3, और अगर 250 शब्द का है तो वो 5 पैराग्राफ में होना चाहिए एटलीस्ट। 150 में 3 पैराग्राफ, सब लोग ध्यान से सुने, 150 शब्दों का अगर है तो वह 3 पैराग्राफ में जाएगा मिनिमम, पैराग्राफ आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, और 250 का है तो मिनिमम 5 पैराग्राफ में आपको लिखना है। शेखर ने केवल 1 पैराग्राफ में लिख दिया है, तो इसके मार्क्स कट गए। लिखा बहुत अच्छा है, कुछ छोटी मोटी, बस उसकी एक ही जगह पे, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो स्टार्ट किया ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, ये नहीं डालना चाहिए, और पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है, वेरी गुड।
अरे ये क्या हो रहा है, चलिए चलिए, वेरी गुड शेखर। चलिए अब ये हो गया, अब और किसी का बाकी है? अरे यहाँ तो सोनिया का आया है कुछ। शेखर, सोनिया ने तो फोटो डाल दिया है। अब मेरे लिए कन्वर्ट करना फिर। शेखर आप एक काम कीजिए, चलिए आप सोनिया के आंसर को मैंने आपको भेज दिया है, आप उसे पीडीएफ में करके मुझे भेजिए, तब तक मैं दूसरी चीजों को कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए और कौन नए? रविंद्रन भी आए। रविंदर, आप थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग में इसको डाल रखा है, तो आप इसको यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, जो कि मुझे लगता है पढ़ने से ज्यादा इस पे काम करना आवश्यक है। भेज दिया है मुझे, चलिए देखिए, तो 1 मिनट में भेज दिया इन्होंने, और चूंकि मुझे करना होता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए, सोनिया का एक और आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट कीजिए। अ, 1 मिनट वेट कीजिएगा आप लोग, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग पहले भेज दिया कीजिए। चलिए, अच्छा नहीं, इसको चेंज भी तो करना है ना मुझे, अच्छा हाँ, केवल डाउनलोड नहीं करना है, चेंज भी करना है मुझे। हम्म, चलिए इसको छोड़ते हैं, और दूसरा कहाँ, कौन सा शेयर करना है मुझे, ये ना शायद। अरे शेयर कहाँ चला गया? इस दुनिया का कहाँ चला गया भाई? चलिए, ये दिखाई दे रहा है, आप लोगों को जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए, अब ये तो आंसर ही कट गया है। ओहो, चलिए क्योंकि मैं फोटो में फोन पे देखने की कोशिश करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? आपका प्रश्न है कि स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक संकल्पनाओं की तुलना कीजिए। यहाँ पे प्रश्न कट गया है, लेकिन मैंने मोबाइल से मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक संकल्पनाओं की तुलना करनी है आपको। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, लिबर्टी, ठीक है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के, ये क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, 1 मिनट रुकिए। एक सेकंड में थोड़ा इसको, रुकिए, अब मुझे फोन पे पढ़ना पड़ जाएगा, ऐसे तो बहुत मुश्किल है ना मेरे लिए। चलिए, आपने लिखा है कि स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, ये लिबर्टी यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द के लीटर
क्या लिखा है आपने, ये क्लियर नहीं है, यहाँ फोटो में भी क्लियर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। हिलर या लेटर, पता नहीं क्या लिखा है। चलिए, से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव। ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिखा है आपने कि प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र ही जन्म लेता है। लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ वातावरण से है, जिसमें मनुष्य को अपने पूर्ण विकास के लिए समान अवसर प्रदान हो सके। अभी आप स्वतंत्रता को डिफाइन कर रही हैं। देखिए, स्वतंत्रता की सकारात्मक और नकारात्मक संकल्पना, कंसेप्ट को बताना है यहाँ पे। तो पहले आपने क्या किया है, यहाँ पे स्वतंत्रता को डिफाइन किया है। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब नकारात्मक संकल्पना, तो इसको देख लेते हैं। वस्तुतः हर कोई इस बात से सहमत है कि अराजकता से बचने के लिए हमें स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, देखिए, पूर्ण स्वतंत्रता जो है वो कुछ श्रृंखलता में बदल जाएगी। ठीक है, तो हमेशा संविधान में भी, भारतीय संविधान में भी कुछ निर्बंधों के साथ ही स्वतंत्रता दी गई है। वह स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे बहुत सारे हमारे छुटभैया नेता जो है वो कहते हैं कि हमें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। तो बोलने की स्वतंत्रता है, गाली देने की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, चलिए, दूसरे के अपमान करने की स्वतंत्रता नहीं है। तो पहले कुछ श्रृंखलता में और स्वतंत्रता में लोगों को अंतर समझना होगा। ठीक है, अगर संविधान ने आपको राइट दिया है तो आप दूसरे के अधिकारों का हनन करके, रोड ब्लॉक करके बैठ नहीं सकते। ठीक है, चलिए, सभी राज्यों में अपने नागरिकों को एक साथ रहने और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए कानूनों और नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। हम अपनी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों में शांति, सुरक्षा और समृद्धि जैसे अन्य लाभों के लिए स्वीकार करते हैं। लाभ के लिए नहीं, ये सुविधा है। जितनी सुविधा आपको मिल रही है बाकी को भी मिलेगी। ठीक है, एक सब में बराबर रूप से, ये केवल व्यक्तिगत विशेष नहीं होगा। ठीक है, जब भी ये होगा सब पे बराबर ये लाजिम होगा। ठीक है, यहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शाता है, यह सकारात्मक स्वतंत्रता को दर्शाता है। ठीक है, जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले मूल रूप से प्रतिबंधों का अभाव के रूप में स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। उनके अनुसार व्यक्ति कुछ भी करना चाहता हो तो यहाँ पे लिखना होगा तो उसे वैसा करने से ना रोका जाए। अब बताइए, उसे वैसा करने से ना रोका जाए मतलब कोई व्यक्ति अगर बीच रोड में गाड़ी रोक कर फोन पे बात करना चाहे जिससे कि अन्य लोगों को परेशानी हो, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? और अगर पुलिस मारे या अगर कोई कुछ कहे तो उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। कुछ लोग लगता है ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, आप लोग कहीं और भी बिजी हो जा रहे हैं लग रहा है। रतन चौधरी 2 जगह, ये कैसे हुआ? लिबरल हुए हैं सर। हाँ, लिबर से हुई है सर, लिबर से पता, अच्छा लिबर से, ओके, लिबर से हुई है, हाँ ठीक है। ऐसा क्या है, वैसा करने से ना रोका जाए। व्यक्ति अपना भला बुरा स्वयं जानता है, वो अपनी आत्मा और शरीर का स्वामी है, अतः उसे अंतःकरण के अनुसार कार्य करने की छूट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। परंतु इसका अर्थ होगा कि एक व्यक्ति दूसरे, अरे कहाँ गया फिर, तो पहुंचाने के लिए स्वतंत्र होगा, फलस्वरूप स्वतंत्रता लुप्त हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वर्तमान शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ईजा वर्विल के अनुसार, ठीक है, स्वतंत्रता का अर्थ है वह क्षेत्र जिसमें मनुष्य बिना दूसरे के द्वारा बाधा पहुंचाए कार्य कर सके। मतलब एक आतंकवादी बम फोड़ना चाहे तो फोड़ सके क्योंकि इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। चलिए,
हाँ सही है। साथ ही स्वतंत्रता का अर्थ दूसरे के व्यक्तियों द्वारा जोर जबरदस्ती का अभाव है। इसको अगर आप लोग देखिए, जब भी कंपैरेटिव आए सोनिया, तो आप उसको तुलना के रूप में लिखिएगा, मतलब ऐसे लिखिए। इसको कहते हैं, ये टेक्निक है स्ट्रेसलेस। आप ऐसे लिखिए, आपको मार्क्स बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं फिर। कि नकारात्मक में ये है, सकारात्मक में ये है। यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव लिख लीजिए। जब भी तुलना की बात की जाए, कोई भी आंसर आप लिख रहे हो, अगर तुलनात्मक पूछा जाए तो आप ऐसे तुलना दिखा दीजिए, बात खत्म। क्योंकि एग्जामिनर को बहुत स्ट्रेस नहीं देना है, वो एकदम हल्के में चीजों को देखते हुए निकल जाए, क्योंकि बहुत कम समय होता है उनके लिए देखना, ठीक है। कम समय में उनको चेक करना होता है। निष्कर्ष सकारात्मक और नकारात्मक शुद्धता की तुलना करने पर पता चलता है। पता चलता नहीं है, किसको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? जहां नकारात्मक स्वतंत्रता अराजकता एवं एकता को खतरा पैदा करती है, वेरी गुड, वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता लोगों में एकता और विश्वास को बढ़ावा देती है, वेरी गुड, वहीं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर बल देती है। महापुरुष, अच्छा, गांधी जी के अनुसार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी के अनुसार, गांधी जी को सभी जानते हैं, इसलिए महात्मा और महात्मा गांधी, महापुरुष महात्मा गांधी, इस तरह का चीज से बचें। ये गांधी जी के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं, बल्कि व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। बिल्कुल, आपका निष्कर्ष बहुत अच्छा है। और एक औसत आपने, मतलब अगर निष्कर्ष को ऐड कर दे तो एक औसत से 50% मार्क्स तो मिल जाएंगे आपको। अगर 10 नंबर का है तो ये मैं आपको इसमें 4 दे दूंगा आपको, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपने इसी चीजों को, ग्रेजुएशन में शायद आपका पॉलिटी रहा होगा शायद, मुझे लग रहा है, इसलिए आपने उस चीजों को उठा के डाल दिया है। फिर आपको इस फॉर्म में लिखना होगा जब भी तुलना तुलना कीजिएगा। हाँ, क्या कह रही हैं आप? 4 कमेंट आ गए इतनी जल्दी? हाँ, क्या है? स्वतंत्रता की आजादी वहीं तक है जहां दूसरों की स्वतंत्रता बाधित ना हो, ठीक है। अलग ला अलग अलग लाइन में डिफाइन कर सकते हैं सर? ओके सर, नहीं सर, हाँ ठीक है। देखिए, आपको ये ऐसे लिखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे सकारात्मक, एक में नकारात्मक, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सकारात्मक लिख लीजिए, यहाँ नकारात्मक लिख लीजिए, उसके पॉइंट्स को डिफाइन कर लीजिए। अगर आपने 10 पॉइंट दिखा दिया, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट भी दिखा दिया, तब भी बात बन गई। और फिर ये निष्कर्ष लिख दीजिए आप कि सकारात्मक स्वतंत्रता में होती क्या है, नकारात्मक में क्या होती है। वो केवल व्यक्ति की बात करेगा, यहाँ पर सबकी बात हो रही है। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब सबकी स्वतंत्रता, और नकारात्मक स्वतंत्रता केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है वो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहा है, नकारात्मक केवल उस व्यक्ति को लेके चलने की बात कर रहा है। वो डिमांड कर रहा है कि उसे कुछ भी करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वो तो केवल चंद्रमा पे हो सकती है, शायद चंद्रमा भी नहीं बचा, लोग तो वहां भी जमीन खरीद रहे हैं। चलिए, ठीक है, निष्कर्ष आपका अच्छा है। अच्छा, आपने अच्छा लिखा है, अच्छा प्रयास है आपका। वैसे भी कुल मिला के कहें तो उसको अच्छा प्रयास माना जाएगा, पर थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। चलिए, अब आते हैं मुख्य बिंदु पे। सभी के आंसर चेक हो चुके हैं? सभी के आंसर चेक हो चुके हैं? जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कंप्यूटर साइंस था ग्रेजुएशन में, ओके। चलिए, इसका इसको मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। तो इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रविंदर, आपको ये प्रिंट, ये पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएगा, ठीक है। बस आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें लिखना क्या है, कैसे कैसे एक आंसर को, मैं एक दो आंसर को डील करके बताता हूँ, ठीक है।
चलिए, हालांकि कुछ कमियां इसमें अभी भी रह गई हैं, क्योंकि मुझे, चलिए आगे देखते हैं इस पे। ठीक है, अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय पूंजीपति वर्ग के योगदान की आलोचनात्मक रूप से विस्तार से चर्चा की। ठीक है, तो उत्तर की जो संरचना होगी वो क्या होगी, पहले हम इस पर देख लेते हैं संरचना क्या हो सकती है। सबसे पहले हम अपना इंट्रो देंगे उसको, परिचय। भारतीय पूंजीपति जो है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आप लोग मेरे इसको ध्यान में रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, भारतीय पूंजीपति वर्ग जो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारतीय धन की निकासी के बारे में गंभीर रूप से चिंतित था। ठीक है, पूंजीपति, जो पूंजीपतियों, जो मुख्य रूप से कपास उद्योग, जूट उद्योग, ठीक है ना, इस्पात निर्माता इत्यादि वाले वर्ग से आ रहे थे। ठीक है, निर्माताओं ने आईएनसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। अग्रणी जो उद्योगपति थे वो निकटता से जुड़े हुए थे कांग्रेस से। क्लियर है, परिचय इतना काफी है, पर्याप्त है। मुख्य भाग में क्या लिखेंगे, या ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि भारतीय पूंजीपति वर्ग जो है 19वीं सदी में उभरा। इसका जो उभार है हम 19वीं सदी में देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अपना सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास किया। भारतीय पूंजीपति वर्ग भारत से लेकर ब्रिटेन तक धन निकासी के प्रति बहुत चिंतित था। क्लियर है, हमने इंट्रोडक्शन पे भी ये वही बात की। अब ब्रिटिश पूंजीवाद ने भारतीय उद्यम को इससे मुकाबला करने की अनुमति नहीं दी, मतलब वो क्षेत्र ही नहीं खोला। तो कौन कौन से क्षेत्र नहीं खोले, आप मेरे नोट्स पे जाइए, वहां आपको साफ साफ मिल जाएगा। जहाजरानी, बीमा, बैंकिंग, बैंकिंग, अगर बैंकिंग की बात करें तो, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये सब क्षेत्र भारतीयों के लिए नहीं खुले गए। ठीक है, उपभोक्ता जो गुड्स है, यानी जो कंज्यूमर गुड्स है, उपभोक्ता वाला जो गुड्स को क्या कहेंगे, गुड्स, गुड्स, ठीक है ना, उस पे इन्होंने, भारतीयों ने फोकस किया। बंगाल केमिकल्स या फिर साबुन, तेल, माचिस, ठीक है, इस तरह का चीजों के ऊपर किया उन्होंने काम। ठीक है, इसलिए क्योंकि अनुमति नहीं दी, इसलिए भारतीय पूंजीवाद जो है वो कमजोर था किसके तुलना में, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट को कैसे हिंदी में क्या कहेंगे, वस्तु, शायद उपभोक्ता वस्तु की निर्माण की बात होती। चलिए, अरे कमेंट करना बंद कीजिए भाई थोड़ा सा। उत्पाद, हाँ ठीक है, चलिए, उपभोक्ता उत्पाद, हाँ ठीक है, अंग्रेज चले गए, मुझे छोड़ गए, चलिए। हाँ, तो भारतीय कपास उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ गया। ठीक है, भारतीय उद्योगपतियों ने अपनी सरलता से और लागत में कटौती के माध्यम से अपनी भूमि जो है तैयार की, अपनी जमीन को खड़ा किया। ठीक है, ये सब दिखाइए। विभिन्न चरणों में पूंजीपतियों ने, उन चरणों की चर्चा कीजिए जिसमें पूंजीपतियों ने भाग लिया। विभिन्न समूहों और संगठनों का जो ध्यान इन्होंने आकर्षित किया, उसके बारे में लिखना है। फिर उनका योगदान और महत्व के साथ, तो ये उनका थोड़ा सा आलोचना है। आलोचना क्या करनी है, अब मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ, एक मिनट। चलिए, तो आलोचनात्मक रूप से करिए। पहले तो आपने ये दिखा दिया, अब उसकी आलोचना कर सकते हैं आप। तो योगदान का महत्व भी दिखाइएगा, और जहां पे कांग्रेस के विरोध में गए वो, या ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, आप उसको भी दर्शाइए, पर उनकी आलोचना कम और उनकी सकारात्मक चीजें ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि
ऐसा करना उनकी मजबूरी थी। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को मैंने विस्तार से, एक तो छोटे फॉर्म में आप लोगों को बता दिया, अब इसको विस्तार से अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी के अंत तक पूंजीवादी वर्ग का उदय हुआ। उसने एक या दूसरे तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ भूमिकाएं निभाई, थोड़ी बहुत पार्टिसिपेशन किया। आधुनिक पूंजीवादी वर्ग भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उभरना शुरू हुआ है। कब शुरू हो रहा है? ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 1920 के बाद। पूंजीवादी वर्ग वे थे जो या तो न्यूट्रल थे या सरकार के समर्थक बने रहे। एक ने क्या किया, कांग्रेस को वित्तीय सहायता दी, आंदोलन को सक्रिय समर्थन और संघर्ष में भाग लेता था। एक गुट तो वो हो गया। ठीक है, तो ये इसका आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आते हैं पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ कैसे। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को या कुछ डिस्टर्बेंस है तो बताइए, क्योंकि मैंने अभी फैन ऑन किया है, थोड़ी गर्मी लग रही थी। आवाज ठीक है? चलिए क्लियर है? हाँ क्लियर है, चलिए। हाँ, अब आते हैं इसके मुख्य भाग में। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि अगर 150 शब्द में लिखना है, रविंदर जरा ध्यान दीजिएगा, आपका ये प्रश्न बार बार पूछ रहे थे आप, लिखना कैसे है। इसके लिए आप 3 पैराग्राफ पेज यूज कीजिए और इसके लिए लगभग 5 पैराग्राफ का मिनिमम इतना होना चाहिए। तो एक वो पहला लाइन हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा लाइन हो गया मुख्य भाग। इसमें आप इस मुख्य भाग में 2 पैराग्राफ डाल दीजिए मुख्य भाग में, या 3 पैराग्राफ, 1 और 3 4 हो गया, दूसरा निष्कर्ष हो गया। तो 1 2 3 4 5 3 पैराग्राफ मेन भाग में होना चाहिए, मुख्य भाग। ठीक है, चलिए। और अगर वही 150 शब्द में अगर है तो उसकी बात करें तो मुख्य भाग ये होगा, ये निष्कर्ष, और ये परिचय होगा, इंट्रो होगा उसका। क्लियर है? एकदम दिमाग में बैठा लीजिए इसको, बार बार लिख लीजिए दिमाग में। ठीक है, चलिए। भारतीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध में के बारे में कुछ पूंजीपति जो थे उनके निवेश का आकार भी पर्याप्त था। मतलब ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर उनका भारतीय पूंजीपतियों का क्या योगदान रहा, किस क्षेत्र में निवेश का आकार क्या था, वो सब देखिए मेरे नोट्स में होगा। ठीक है, अलग से इन्होंने कब वृद्धि की, समृद्धि कब पाई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि मांग बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी इन्होंने बढ़ाया। ठीक है, तो भारतीय पूंजीपति विदेशी पूंजीपति से इस वक्त स्वतंत्र हो गया। ठीक है, पूंजीपति समर्थक साम्राज्यवादी हितों से बंधे हुए नहीं थे, लेकिन एक बड़ा जो वर्ग था उनमें व्यापक सुधार, उत्पादन, वित्त और विपणन की सहकारी समितियों के लिए अपना तर्क दे रहा था। वो क्या तर्क दे रहा था? कि इसमें हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए, सुधार होने चाहिए। बॉम्बे प्लान इन्हीं की देन थी। बॉम्बे प्लान जो थी, आप लोगों को नोट्स में याद होगा, जिन लोगों ने क्लास किया होगा, नहीं भी किया होगा तो आप लोग नोट्स देख सकते हैं। उसमें इन्होंने सिंचाई के बारे में और भूमि के बारे में, उद्योग के बारे में अपना प्लान बना के 8 लोगों ने, ये 8 इसमें पूंजीपति शामिल थे, उन लोगों ने भेजा सरकार को। आयात निर्यात जो है, प्रतिस्थापन जो है, वो 14 से 47 तक के दौरान ये पूंजीपति बढ़ गए। भारतीय जो घरेलू बाजार था उसमें 70% पर कब्जा कर लिया था भारतीयों ने। ठीक है, लेकिन पूंजीवादियों ने साम्राज्यवादी विरोधी रुख अपनाया, लेकिन सावधान भी थे कि ऐसा रास्ता ना चुने कि जिससे पूंजीवाद को ही खतरा हो जाए। मतलब खुद तो पूंजीवादी थे,
तो ये लाल सलाम से डर रहे थे। ठीक है, जो आदर्श की बात कर रहा था, हालांकि मेरा प्रारंभ से ही मानना है कि लाल सलाम वाले, अब आजादी के समय की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हालांकि उस वक्त भी समस्याएं थी, लेकिन उसके बाद तो इनका चरित्र ही बदल गया। ठीक है, क्योंकि ये एक युवाओं को बहुत ही फैसिनेट कर देता है, आकर्षित करता है अपने आप। कि आदर्श की बात करेगा तो जाहिर सी बात है, कोई भी आदर्श की बात करे तो बहुत ही आकर्षित लगता है। हर चमकती हुई चीज जो है लोगों को आकर्षित करती है, तो अपने आप को पॉलिश करने की बात करते रहते हैं ये। ठीक है, लेकिन आजादी और ये सब की बात करेंगे, लेकिन जब प्रोफेसर को बोलने नहीं देंगे, तो अपनी आजादी की तो बात कर रहे हैं, बोलने की आजादी, लेकिन प्रोफेसर को बोलने नहीं देंगे ये। ठीक है, तमाम तरह की यूनिवर्सिटियां इस तरह से भरी पड़ी हैं, चाहे जादवपुर हो या फिर हैदराबाद हो या फिर JNU हो। ठीक है, सबके साथ जामिया हो, सब में वही हालत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उनकी मांग गलत होगी, नहीं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल ही वाहियात है, मैं ये कहूंगा। पढ़ने लिखने के बाद आपको जितना पोलाइट होना चाहिए, वो पोलाइटनेस भी नहीं है। पता नहीं किस बात की एरोगेंसी है। चलिए, तो अब इन्होंने क्या किया, साम्राज्यवाद विरोधी रुख अपनाया, लेकिन पूंजीवादी विरोधी नहीं थे ये लोग, क्योंकि खुद पूंजीपति थे। फिक्की का जो गठन कर रहे हैं 1944 में, आपको बताया मैंने यहाँ पे, पूंजीपति वर्ग द्वारा ही बनाया गया एक निकाय था, जो औपनिवेशिक सरकार की पैरवी के लिए स्थापित किया गया था। ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, औपनिवेशिक सरकार की ही पैरवी की जा रही है। फिक्की ने राष्ट्रीय सरकार के आर्थिक क्षेत्र में जो भी कार्य का जो प्रदर्शन हो रहा था, व्यापार वाणिज्य और उद्योग के संरक्षण के रूप में उसको माना जा रहा था। इस प्रकार से पूंजीवादियों ने क्या किया, साम्राज्यवाद को के नकारात्मक प्रभाव को भी देश पर देखा इन्होंने। अब इसके योगदान की बात कर लें। मैं इतना बड़ा जो आंसर दे रहा हूँ 250 शब्द में, इससे आप लोग काट छांट के, मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, एक परफेक्ट आंसर जो है, परफेक्ट यानी जो शब्द सीमा में से बंधा हुआ हो लगभग लगभग, उसको मैंने दिया है 250 शब्द में, योग को लिख कर। ठीक है, उसको भी देख लेंगे अभी। जैसे कई पूंजीपति जो है, या तो कांग्रेस या राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीन रहे, आप लोगों ने भी मेंशन किया है इसका, और कुछ ने इसका सक्रिय रूप से विरोध भी किया। उनका विचार था कि साम्राज्यवादी विरोधी संघर्ष को कैसे छेड़ा जाए। सविनय अवज्ञा की तुलना में संवैधानिक सुधारों का उपयोग करने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि अगर बहुत क्रांतिकारी हो गए, अगर आंदोलन बहुत क्रांतिकारी हो गया, तो खुद पूंजीवाद को भी खतरा हो जाएगा। तो वो क्रांतिकारियों को, यानी लाल सलाम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, इसलिए जब आंदोलन उनके हाथ से निकला, तो संवैधानिक विरोध को वापस लाने की कोशिश की। तभी मार्क्सवादी जो है इतिहासकार, वह गांधी जी पे आरोप लगाते हैं कि चूंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वह बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा फंडेड था, तो अतः जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, तब गांधी जी पे इन वामपंथियों ने ही आरोप लगाया कि एक जब चरम पे एकदम वो अपने फुल फ्लैज में चल रहा है ये आंदोलन, तो फिर आंदोलन को वापस लेने की एक छोटी सी घटना गोरखपुर में हो रही है, तो उससे आप प्रभावित होके, या उससे आप, वो उसका पूरा देश में इफेक्ट क्यों पड़ा है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने जो आंदोलन वापस ले लिया, इसको नहीं लिया जाना चाहिए था, ये तक देते। जबकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि आंदोलन लगभग 2 साल हो गए थे चलते हुए। गांधी जी ने कहा था 1 साल अगर आप मेरी बात मान ले, भारतीय जनता से कहा था कि अगर आप मेरी बात को मान ले तो फिर 1 वर्ष में ही स्वतंत्रता जो है वह प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी, हमें स्वतंत्रता का स्वाद चखने को मिल जाएगा। लेकिन ये तो 2 साल हो गया, 2 वर्ष से भी ज्यादा, जब ज्यादा होने लगा, तब इस बात को फिर उन्होंने समझ लिया था कि जनता का मनोबल अब टूट रहा है, अब हिंसा हर जगह हो जाएगी, तो वापस बैकफुट में जाना पड़ेगा। तो इस पूरा आंदोलन को सरकार नेस्तनाबूद कर दे, उससे अच्छा कि आंदोलन ही वापस ले लिया जाए। ठीक है, तो ये वे सरकार के से शत्रुता के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, क्योंकि दिन पर दिन अगर बात करें तो डेली जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है,
ये तो सरकार का काम था, और सरकार के ही विरोधी होंगे तो ये अपना धंधा कैसे करेंगे, बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, तो ये विधायी मंचों से भी अपने स्वार्थ, ये मतलब बेसिकली कोई बहुत हालांकि मैं आप ये कह सकते हैं कि बहुत ये लोग भारत माता की जय टाइप वाले लोग थे, ऐसा नहीं था, राष्ट्रवादी थे नहीं, सपोर्ट कर रहे थे अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये लोग कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि कभी कभार सरकार के प्रस्ताव को आंख मूंद कर स्वीकार, इन्होंने कभी भी सरकार के प्रस्ताव को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस के समर्थन के पीछे सरकार के साथ सहयोग करने से भी इनकार किया। ठीक है, तो उन्होंने आंदोलन के साथ पूरी तरह से क्या की, आंदोलन की पहचान नहीं होगा यहाँ पे, जांचा परखा, जेल भी गए, अनेक कठिनाइयों को भी स्वीकार किया। नाम देख लीजिए, जमनालाल बजाज, वाडीलाल लल्लू भाई मेहता, सैमुअल आरोन, लाला शंकर लाल, ठीक है, ऐसे कई सारे नाम हैं। अन्य व्यक्तिगत पूंजीपति भी थे जो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन को वित्तीय और अन्य मदद भी की थी, जैसे जेडी बिरला, अंबालाल साराभाई, वालचंद हीराचंद, ठीक है, ऐसे लोग आते हैं जो काफी छोटे मोटे बड़े, जो बड़ी संख्या में छोटे व्यापारी थे, और भी थे, व्यापारी भी थे, जो विभिन्न बिंदुओं पर राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय समर्थन में आगे आए थे। जो थोड़ी बहुत जो शब्दों की जो हेराफेरी हो गई है यहाँ पे, इसको मैं ठीक करके आप लोग को शाम तक दे दूंगा। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक खाली जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। और सभी लोगों से, लगभग जितने बच्चे हैं यहाँ पे, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर से लिखिएगा। आप लिखने में कोताही, अगर मैं कहूँ कि अगर आप 50 बार भी लिखिएगा तो आप में सुधार होने वाला है, इससे मुझ में सुधार होगा ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत कीजिएगा, आप में शार्पनेस आएगी। ठीक है, अब निष्कर्ष पर हम बात हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय संघर्ष कभी भी इस वर्ग के द्वारा, यानी पूंजीपति वर्ग के द्वारा निर्णायक रूप से प्रभावित नहीं हुआ, ना ही उन्होंने और ना ही इसके समर्थन पर निर्भर था। वामपंथी और समाजवादियों द्वारा बढ़ते कट्टरपंथीकरण के कारण पूंजीवादी वर्ग सक्रिय राजनीति में शामिल हो गया। यानी आप लोगों का प्रश्न हो सकता है कि भाई कांग्रेस में शामिल होने के लिए पूंजीपति वर्ग क्यों शामिल हुआ, आखिर इतना पैसा उन्होंने क्यों बहाया? क्योंकि वामपंथी और समाजवादी, क्योंकि ये लोग मजदूर की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, है ना, लाल सलाम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर उससे बचने के लिए, उनके प्रभाव को कम करने के लिए ये लोग अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने के लिए शामिल हो गए थे। इससे पब्लिक सेफ्टी बिल का समर्थन देने से, पब्लिक सेफ्टी बिल जो आया था भगत सिंह ने, जिसके विरोध में असेंबली में बम फेंका था, समर्थन से भी इन्होंने इनकार किया था, क्योंकि इससे राष्ट्रवाद को खतरा था। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य था साम्यवाद को रोकना है। साम्यवाद को रोकने का मतलब कि जो रशिया, रूस का जो साम्यवादी जो प्रभाव है, इसके प्रभाव को रोकना था भारत में। ठीक है, तो एक फॉर्मेट हो गया, इसको आप देख सकते हैं, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए योग के महत्व पर चर्चा करें, और यह बताएं कि किस तरह से शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक यानी आध्यात्मिकता के रूप में मानवता को प्रभावित करता है। इसको मैंने शब्द सीमा में बांधने का प्रयास किया है,
238 शब्द मेरे हुए थे। ठीक है, टाइम मुझे भी लग गया काफी लिखने में, लगभग मुझे भी आधा घंटा लग गया, जबकि ये हो जाना चाहिए था, क्योंकि 150 या 250 शब्द का है, तो ये 9 से 10 मिनट के अंदर होना चाहिए था। तो इसको 10 मिनट में लिखने का प्रयास करना चाहिए था, पर मुझे भी ये लगभग 25 से 28 मिनट लग गया था लिखने में। तो इसका मतलब कि मैं भी लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप मुझसे कंपेयर ना करें, अब लिखने की आदत छूट रही है मेरी, लेकिन अब जब मुझे एग्जाम देना होता था तो मैं 10 मिनट तक लिख लेता था। ठीक है, आप लोग से भी अपेक्षा की जाती है। देखिए 150 शब्द बहुत लोगों का प्रश्न रहता है कि इसको कितने मिनट में लिखना है और 250 वाले को कितने मिनट में लिखना है। इसको 9 मिनट से 10 मिनट के बीच में लिख सकते हैं आप, इसको 6 से 7 मिनट के बीच में लिख सकते हैं आप, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपको करने होते हैं 20। क्या क्वेश्चन समझ लीजिए रविंद्र, ये आपके लिए था। ठीक है, चलिए अब जरा सा इसको देख लेते हैं। योग शब्द का जो उद्गम है, ये देखिए, तो ये समस्या है ना थोड़ी सी, उद्गम एक साथ होगा। हाँ हाँ, चलिए उद्गम जो है यहाँ पे एक साथ होगा। ठीक है, संस्कृत भाषा से है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, एकत्रित करना, शरीर मन चेतना आत्मा को संतुलित करना। हालांकि यहाँ जोड़ना शब्द है, लेकिन सबसे अच्छा लाइन यहाँ पे डिंपल का था, एकाकार हो जाना। ठीक है, शरीर का और चेतना का एकाकार। शरीर, देखिए कुछ स्टूडेंट मुझसे भी ज्यादा अच्छा लिख रहे हैं, शरीर व चेतना का एकाकार। ये लाइन मुझे ज्यादा पसंद आई, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं लिख पाया। चलिए ठीक है, योग हमें दैनंदिन की मांगों, समस्याओं और परेशानियों से मुकाबला करने में सहायक होता है। आध्यात्मिक पथ पर योग हमको ब्रह्मांड के स्व के साथ, व्यक्तित्व स्व के शाश्वत परमानंद मिलन और सर्वोच्च ज्ञान को प्रशस्त करता है। योग क्या क्या कर रहा है, ये इसका महत्व बता रहा है। देखिए अभी मैं इसकी महत्व की चर्चा कर रहा हूँ परिचय में। ठीक है, चलिए आधुनिक युग में अधिकाधिक व्यक्ति खिंचाव, चिंता, अनिद्रा जैसे शारीरिक और मानसिक तनावों से पीड़ित रहते हैं। यही कारण है कि स्वस्थ बने रहने के लिए और उनमें सुधार के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समरसता बनाए रखने के लिए नई नई विधियों और तकनीकों का महत्व बढ़ गया। बात खत्म। 2 लाइन में हमने यहाँ लिख दिया। अब आते हैं शारीरिक वाली बात। हालांकि इसको आप लिखिएगा नहीं, मैं आपको पहले यहाँ एक वार्न कर दूं, इसको लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए दिया है। ये वर्ड आपको खाली पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ से, ठीक है, और अपनी बात को लिख देना है। तो शारीरिक स्वास्थ्य का जीवन में आधारभूत मूल महत्व है। आधारभूत महत्व है। ठीक है, स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाने और उसको संजोए रखने के लिए शारीरिक व्यायाम, आसन, श्वास व्यायाम यानी प्राणायाम और तनावहीनता, विश्राम, शिथिलता आदि तकनीकें हैं। ये तो योग के हैं। मानसिक की बात करें तो नकारात्मक विचार और आशंकाएं जो है, देखिए मैं आपको समझाने के लिए ये सब मेंशन किया है, इसको लिखना नहीं है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए दिया है मैंने। तो शारीरिक जो स्वास्थ्य है ये हो गया। नकारात्मक विचार और आकांक्षाएं हमारे नाड़ी तंत्र में और उसके द्वारा शारीरिक कार्य में एक असंतुलन पैदा करती है, नकारात्मक जो विचार होते हैं। इसीलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी के बारे में, पाकिस्तान हो या चाइना, उसके बारे में भी अपना खून ना जलाएं। ठीक है, आप लोग विरोधी, वैचारिक विरोधी तो बन सकते हैं, लेकिन आपको तो लड़ना नहीं है ना। आप के साथ अगर आपको बहुत मन करे तो भैया आप चाइना का सामानों का बहिष्कार कर दीजिए,
लेकिन अब दिन रात उसी पे आप लड़े, मतलब जुड़े पड़े हैं अपना सारा काम छोड़ के, तो ये भी उचित नहीं है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों का जो कारण है वो यही है, और दुख का कारण यही होता है। तो इसीलिए विचारों की जो स्पष्टता, आंतरिक स्वतंत्रता, संतोष और एक स्वस्थ आत्मविश्वास मानसिक कल्याण का ये आधार बनता है। ठीक है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करें यानी मनोविज्ञान की बात करें, तो दैनिक जीवन में योग का मूल सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता। योग धार्मिक सीमाओं से के बंधनों को दूर करता है। ईश्वर, देखिए योग क्या करता है, ये है व्यक्ति, पर्सन, और ये है ईश्वर यानी गॉड। ठीक है, इन दोनों ये अलग अलग है। ठीक है, एकाकार, इनसे इसमें मिल जाना सभी धर्म ग्रंथों में। हालांकि इसमें मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म ये कंसेप्ट में नहीं आएंगे। हालांकि बौद्ध, जैन, सनातन, सिख आदि जो प्रमुख धर्म है, या फिर आदिवासियों की जो प्राकृतिक धर्म है, प्रकृति पूजा, ये सब ईश्वर से एकाकार होने की बात करते हैं, ईश्वर में ही मिल जाना है। तमाम जो भारतीय दार्शनिक जो परंपराएं हैं वह इसी और संकेत करती है, इसी बात को कहती है। लेकिन मुस्लिम और ईसाई धर्म में क्या है, इनका कंसेप्ट जो है वो थोड़ा सा अलग है। इनके यहाँ जजमेंट डे है, मतलब न्याय के दिन, आखिरियत के दिन। ठीक है, ईसाइयों में जजमेंट डे कहा जाता है। स्वर्ग और नरक यानी कि जन्नत और दोजक का जो कॉन्सेप्ट है, दोजक मतलब इनको उनकी जो अच्छे काम के लिए सजा, सॉरी अच्छे काम के लिए पुरस्कार और बुरे काम के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन योग क्या कहता है, एक व्यक्ति का ईश्वर से मिलन। इसीलिए यहाँ पे कहा गया मूल स्वतंत्रता, आपको स्वतंत्र कर देता है। अब इनमें भेद नहीं रहेगा, ईश्वर की ओर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो योग धार्मिक सीमाओं को बंधनों से दूर करता है। देखिए साफ साफ लाइन है, जो लोग योग का विरोध करते हैं धर्म के नाम पर कि नहीं ये हिंदू धर्म का है, ये हिंदू धर्म की भी बपौती नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, ये हिंदू धर्म की भी बपौती नहीं है। ठीक है, और एकता का मार्ग दिखाता है। पूरा बौद्ध साहित्य जो है वो योग पे ही आधारित है। पूरा बौद्ध साहित्य, द्वादश जो चक्र है बुद्धिज्म में, आप एंशियंट में पढ़िएगा भी, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो सारा ये योग क्रिया ही है। जैनों में भी वही चीज है। सिख में गुरु परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा, जो ईश्वर से एकाकार की बात करता है, निराकार ईश्वर की बात करता है, उसी में मिलना है। प्रकृति पूजा भी यही है कि प्रकृति में वापस हमें समा जाना है। ठीक है, तो योग स्वयं के बारे में एक समझ, जीवन का प्रयोजन क्या है, ईश्वर से हमारे संबंध की जानकारी विकसित करने में सहायता देता है, सहायता करता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। हालांकि बहुत परफेक्ट आंसर हो, मैं इसका दावा बिल्कुल नहीं कर रहा। अगर 10 नंबर का अगर ये आंसर हो, अगर ये प्रश्न है, तो मैं अपने को भी 5 या 5.5 दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, अपनी बात भी करूँ तो। ठीक है, आपको लाना है 7। जब एक एवरेज 7 नंबर अगर आप ले आते हैं 10 में 7, तो आप प्रॉपर आईएएस के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको कोई रोक नहीं रहा है। तो अभी डिंपल या बाकी जो शेखर या अन्य जो अन्य स्टूडेंट जो है, उनको कितना टारगेट क्या करना है, 10 नंबर वाले में लगभग 7 नंबर लेके आना है।
इसके लिए प्रयास करना है। ठीक है, चलिए। और ये मानवता को कैसे प्रभावित कर रहा है ये मैंने बता दिया। यहाँ मैंने एक नंबर लगभग काट दिया कि सिर्फ जोड़ना मैंने कहा। अगर मैं ये डिंपल वाली लाइन लिख दी होती तो ये और बेहतर हो सकता था। ठीक है, तो तब मैं इसको शायद 6 नंबर दे देता अपने अपने आंसर को, पर यहाँ पे मैं 5.5 में ही संतुष्ट मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, और बेहतर मैं भी लिखने, मतलब मेरा भी आंसर परफेक्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन परफेक्ट किसका आंसर होगा ये यूपीएससी तय करेगा। ठीक है, तो जो बेसिक जो चीजें हैं, हम जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि मैंने लिख दिया तो इसको इसमें मैं 8 नंबर दे दूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए। और किसी का कोई सवाल हो? ये दो चीज समझ में आया आप लोगों को? एक पेंगोंग झील है, हालांकि अब समय तो समाप्त हो रहा है। ऐसे ही मैंने आप लोगों को एक, चलिए आप लोगों को एक हल्का सा ये बता देता हूँ। हाँ, रतन कह रहे हैं जी सर। हाँ, क्या रतन, मैं समझ नहीं पाया किस बात पे कह रहे हैं जी सर? आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? हाँ, चलिए। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक रफली आप लोग को समय चूंकि हो रहा है, अब समाप्ति की ओर है, तो मैं आप लोग को, जैसे कि पैंगोंग जो भारत चीन सीमा का जो विवाद है, ठीक है, पैंगोंग पैंगोंग त्सो का महत्व क्या है, इसके बारे में अगर आप, एक टॉपिक मैंने ये शायद दिया नहीं है मैंने, ठीक है, लद्दाखी भाषा में जैसे क्या क्या चीज है उसके बारे में, ये है क्या चीज उसके बारे में लिख दिया गया है। पैंगोंग त्सो का विवाद का कारण क्या है, इस पर चर्चा कर दी गई है। देखिए, इसको कहते हैं फिंगर। ये जो उभार है, ये 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 सब फिंगर 1 2 3 फिंगर 4, बेसिकली भारतीय पक्ष कहता है कि फिंगर 8 तक हमारा अधिकार है, और चाइना कहता है कि नहीं, ये नो मैंस लैंड है। हालांकि अब चाइना अब अपने दावे के उलट यहाँ पर आके बैठ गया है। ठीक है, और ये समस्या जो है, ठीक है, एक मिनट जरा सा। हाँ, तो ये फिंगर, भारत में इसको फिंगर कहा जाता है। ठीक है, तो यही आप लोगों को मैं जब डिटेल दे दूंगा तो ये आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे अंतिम पे यहाँ पे क्या है, देखिए, ये बेसिकली ये गलवान घाटी बहुत ही सकरा है, तो इसके बारे में बता दिया गया है। वर्तमान स्थिति क्या है उसके बारे में चर्चा की गई है, और आक्रमण का कारण क्या है, तो जो आक्रमण जो कर रहा है बार बार उसको लेने की का जो प्रयास कर रहा है उसके बारे में कहा गया है। तो एक रफली एक आइडिया दे दिया है मैंने। फिर आइए, हालांकि ये कोई आंसर नहीं था, आंसर यहाँ से है। फिर एक नया क्वेश्चन है जो आप लोग को दे रहा हूं मैं, कि उद्योगों की वृद्धि, अरे यार ये आत्मनिर्भर होगा यहाँ पे, यहाँ आत्मनिर्भर पैकेज जो है, इसलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा उसको ठीक कर देता हूं मैं। आत्मनिर्भर जो पैकेज जो दिया गया है, बदलाव के प्रभाव की चर्चा करें, जो इससे जो बदलाव आया है, मैंने आप लोगों को एमएसएमई को भी पढ़ाया है आत्मनिर्भर भारत में, तो वो नोट्स देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, उससे क्या क्या बदलाव होने जा रहा है, बदलाव से, इस बदलाव से क्या इस भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, आप लोगों को ये मेंशन करना है। तो उसके लिए देखिए, मैंने जो ये बताया है उसमें निर्देश मैंने आप लोगों को दे दिया कि इसमें तर्क के लिए और विरोध, अपने तर्क और जो आप अगेंस्ट कहेंगे इसके दोनों के लिए कारण देना होगा, किस कारण से कह रहे हैं आप। उत्तर का जो फॉर्मेट होगा उसमें सबसे पहले आप परिचय देंगे, उद्योग, एमएसएमई का जो उद्योग के जो प्रमुख तथ्य होंगे उसको, उसका एक हल्का सा
तथ्य को प्रस्तुत कर सकते हैं। उसका मेन बॉडी जो होगा, मेन बॉडी में क्या होगा ये बताइए, महत्व को समझाइए, समझाकर शुरू करें कि इसका महत्व क्या है। कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा रोजगार जो है, कृषि के क्षेत्र के बाद ये एमएसएमई ही रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। निवेश 20% का निवेश है और उद्योग में 80% रोजगार अकेला यही देता है। ठीक है, तो एक स्थायी स्रोत के साथ साथ पृथक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, अलग अलग जो क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको ग्रामीण और शहरी प्रवासन, ये भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो बदलाव आया है फिर उसकी व्याख्या करें, सकारात्मक नकारात्मक दोनों चीजों को हाईलाइट कीजिए। और लास्ट में एक निष्कर्ष देना है जो कि निष्पक्ष होना चाहिए और संतुलित यानी बैलेंस वे में होना चाहिए, बैलेंस वे में होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को यही है कि फिर से आप अब एक आंसर को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आंसर में वही है कि हम परिचय इसका दे देंगे, इसके मुख्य भाग को लिखेंगे, महत्व क्या है, ठीक है, नई परिभाषा क्या है, परिभाषा के अंतर्गत में परिवर्तन का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, और उसका निष्कर्ष, खत्म। ठीक है, तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन को मैं आप लोग को आंसर नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीजें भेज दूंगा मैं आपको, आप लोग उस पर लिखिएगा, क्योंकि मैंने नोट्स में सारा दे रखा है पहले से। मैं कोई भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं देने वाला जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया ना हो। ठीक है, कभी ना कभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उसी को देख के थोड़ा सा आप लोग लिखने का। इससे बिल्कुल घबराइए मत कि आपका आंसर कट रहा है, आपका आंसर कट नहीं रहा, जहां जितना कटना है कटने दीजिए। इसका लाभ आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा और दिन पर दिन आपकी गलतियां कम होती चली जाएंगी। ठीक है, आप डिंपल का देख लीजिए, आप शेखर का देख लीजिए, रतन का देख लीजिए। ठीक है, तो जो जो बच्चे कंटिन्यू लिख रहे हैं उनसे यह विनम्र मेरा आग्रह है कि आप कंटिन्यू इस चीज को लिखते चले जाइए। डेली कम से कम एटलीस्ट 2 क्वेश्चन का आंसर तो लिखिए ही लिखिए। प्रश्न का मांग क्या है इसको देखिए, पैटर्न मैंने बता दिया है, मेन बॉडी, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और निष्कर्ष। जरा पानी पी लूं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, परफेक्ट कोई नहीं है, हमें परफेक्ट के निकट बनना है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आईएएस परफेक्ट होते हैं, नहीं, उनके अंदर भी 50 गलतियां कमियां होती हैं, लेकिन वो बेहतर होते हैं। सिलेक्शन हो रहा है तो बेहतर हो रहे हैं, बेहतर हुए तभी तो उनका सिलेक्शन हुआ। तो आपको भी बेहतर बनना है, परफेक्ट नहीं बनना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। परफेक्ट बनने की कोशिश कभी नहीं कीजिएगा, आपको बेहतर बनना है, परफेक्ट नहीं। परफेक्ट तो केवल गॉड हो सकता है, जिसके अंदर कोई कमी ना हो। ठीक है, चलिए, तो और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताइए, जल्दी से बता दीजिए, बात कर लेते हैं, 5 मिनट और बात कर लेते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी किसी भी तरह का आंसर लिखने से संबंधित कोई भी समस्या हो, या पढ़ने में, या आप लोगों को कोई और परेशानी आ रही हो तो बताइए।